देखेंगे आगे। तो हम जो बात कर रहे थे लास्ट वो थी एथनोग्राफिक स्टडीज। सर सर हम ब्लैक बॉक्स एक बार फिर बता दीजिए, समझ नहीं आया। बेटा ब्लैक बॉक्स क्या है? एक सिस्टम का क्या आउटकम है रादर देन इंडिविजुअल मेडिसिन। जैसे आयुर्वेद जैसे ही चीजें हैं, देखो ये क्यों है ब्लैक बॉक्स डिजाइन, वो समझ लो थोड़ा सा। देखो ये होता है कि इंटरनेशनली क्या होता था, जब कोई रिसर्च होती है ना, जैसे मॉडर्न की रिसर्च कैसे होती है, वो कोई एक ड्रग लेते हैं, वो बताते हैं उसका क्या इफेक्ट आया बॉडी के ऊपर। है ना, वो ऐसा भी नहीं करते कि जैसे ग्लीमेप्राइड है, मेटफॉर्मिन है, उनको ही वो अलग अलग स्टडी करते हैं। एक ही चीज के लिए दो ड्रग हैं, तो वो भी अलग अलग स्टडी करेंगे। उनके यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं कि पहले स्नेहन करा दो, वमन करा दो, या कुछ भी इस तरह की चीजें है ही नहीं उनके यहाँ। तो वो सिर्फ ड्रग के ऊपर बात करते हैं। तो जब वो स्टडी आयुर्वेद से की जाती थी, मान लो कि आपको क्या लगता है कि आयुर्वेद का कोई व्यक्ति है, वो त्रिफला दे रहा है, और मॉडर्न में कोई व्यक्ति मेटफॉर्मिन दे रहा है, या फिर चलो ग्लिमिप्राइड ले लेते हैं, तो क्या लगता है दोनों के रिजल्ट इक्वल आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है त्रिफला वाले को रिजल्ट ही ना मिले कोई, ये भी संभावना है। तो उसमें क्या होता था कि हम तो, क्योंकि क्या करते हैं हम लोग, मैंने कहा ना कंट्रोल ग्रुप होता है जिससे कंपेयर किया जाता है। तो आप कंट्रोल ग्रुप क्या बनाओगे? ओके सर, समझ में आ समझ गया। गया ना? जब आप आयुर्वेद जी। के, ठीक है फिर मैं पूरा खत्म कर देता हूँ उसको। तो जब हम कंट्रोल ग्रुप बनाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि हमने मान लो कंपेयर कर लिया ग्लिमेप्राइड के साथ त्रिफला को, तो हमारे रिजल्ट तो हमेशा खराब ही आने वाले हैं उनसे। ये लगेगा यार ये तो काम ही नहीं करता देखो, तो क्या जरूरत है एक नई ड्रग को लेके आने की जब ऑलरेडी हमारे पास ग्लिमिप्राइड है। तो फिर ये बात है कि भाई, ये आयुर्वेद के लोगों ने, इस तरह सिस्टम्स के लोगों ने बात बताई कि भाई ये रिसर्च गलत कराते हो आप। ये रिसर्च ऐसे होनी चाहिए, आयुर्वेद सिंगल ड्रग काम नहीं करती, वो एज अ सिस्टम काम करता है। तो जब आप कंपेयर करोगे तो सिस्टम के साथ कंपेयर करो ना, कि आयुर्वेद से ये चीजें कराएं, उसके बाद अब देखते हैं, तो फिर मिलेंगे आपको रिजल्ट 100% है। ठीक। तो वो है ब्लैक बॉक्स डिजाइन। तो पूरे सिस्टम का ओवरऑल क्या इनकम आउटकम निकला, माफ करें। आगे चलते हैं, एथनोग्राफिक स्टडीज की बात कर रहे थे। तो एथनोग्राफिक स्टडीज मतलब कि आपके कल्चर में ऐसा क्या खास है कि आपको वो चीजें नहीं इफेक्ट करती हैं, कुछ खास चीजें, तो उनको स्टडी किया जाता है। ये चीजें कब काम में आती हैं? जब दुनिया में ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कोविड हुआ था मान लो, है ना, तो इसमें जिनको नहीं हो रहा, आपको पता चले कि पूरी दुनिया में कोविड हुआ है। हम लोग जनपद ध्वंस के साथ रख रहे थे ना कोविड को, पूरी दुनिया में हो चुका था। तो बात आई, अगर उस टाइम कोई एरिया ऐसा मिले कि भाई इन लोगों को नहीं हो रहा, तो आपकी नजर जाएगी भाई इन पे नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। फिर देखा गया अच्छा, इनका बाहर के लोगों से मिलना जुलना तो है ही नहीं, ये अलाउ ही नहीं करते, कोई जाए तो तीर मार के मार देते हैं उसको। जो लोग गए भी हैं वो निपटा दिया उन्होंने, है ना। तो ये पता चल गया कि ये बाहर से आया है, मिलने जुलने से हो रहा है, तो यही तरीका है इसका, डिस्टेंस मेंटेन किया जाए। तो वही क्या सारे देशों ने दुनिया भर में वही मॉडल फॉलो हुआ। क्लियर? तो वो होती है एथनोग्राफिक स्टडीज, कि किसी खास कल्चर में ऐसा क्या खास है कि वो बीमार नहीं पड़ते, उनको ये चीजें नहीं होती। आगे देखिए। अच्छा, स्टडीज प्रोस्पेक्टिव भी होती है, रिट्रोस्पेक्टिव भी होती है। जैसे मैं कोहोर्ट के बारे में बात कर रहा था, कि एक तो है कि आप देख रहे हो फ्यूचर में क्या क्या हो रहा है, समय के साथ आप भी आगे चलते जा रहे हो, देखते जा रहे हो। कई रिसर्चर होते हैं कि 20 साल से स्टडी कर रहा है इस चीज के ऊपर, वो देख रहा है आगे लोगों को, तो वो है प्रोस्पेक्टिव स्टडीज। ठीक। और एक है रिट्रोस्पेक्टिव, कि आप क्या करते हो, टाइम में वापस जाते हो, टाइम मशीन से नहीं, ऐसे डेटा लेके, कि अच्छा आज हुआ, आप पीछे देखोगे क्या क्या हुआ लोगों के साथ, ठीक, कैसे बीमारी आगे बढ़ी, तो वो होती है रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज। तो ये फ्यूचर आउटकम्स, ये पास्ट इवेंट्स होते हैं। आगे देखिए। रिसर्च में दो तीन टर्म्स बहुत जरूरी हैं, एक है रेंडमाइजेशन जो आप पढ़ चुके हो, और दूसरी है ब्लाइंडिंग। ब्लाइंडिंग देखते हैं। तो ब्लाइंडिंग का ही दूसरा नाम है मास्किंग। तो जैसे मास्क लगा ले, आप पहचान नहीं कर पाओगे कौन है ये, है ना। कोविड में पता नहीं चल रहा था कौन घूम रहा है पड़ोस में, मास्क लगा रखे थे, कोई पहली बार मिला है अगर कोविड में, तो पहचान नहीं पा रहे थे उसको, जो मास्क हटा दे रहा था, कौन है ये इंसान। तो वही मास्किंग हो जाती है, कि हमें पता नहीं है कि कौन है ये, क्या है। तो सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, ट्रिपल ब्लाइंड स्टडीज होती हैं, एक जीरो ब्लाइंड भी होती है, जैसे मेरी स्टडी थी, क्योंकि उसमें हड़ताल था जिसमें आर्सेनिक होता है। तो सेफ्टी के लिए मैंने ये रखा कि ओपन लेवल रखी, लोगों से बता दिया पहले, भाई आर्सेनिक है ना, एक पॉइजन होता है, तो आप आना चाहते हो नहीं आना चाहते हो। तो मेरी ओपन लेवल थी स्टडी, जिसको जीरो ब्लाइंड भी कहा जाता है। ये कम अच्छी मानी जाती है, ठीक है ना, क्योंकि इसके आउटकम जो होते हैं बायस्ड होते हैं, आपको पता होता है किसे आप क्या दे रहे हो, है ना। तो ये कम अच्छी मानी जाती है। सिंगल ब्लाइंड इसका मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट्स डोंट नो अबाउट ट्रीटमेंट। ठीक। तो रोगी को नहीं पता आप क्या दे रहे हो, उसने आप पे भरोसा किया, आपने दिया उसको कुछ, तो सब्जेक्ट को नहीं पता होता। एक होती है डबल ब्लाइंड स्टडीज।
अब सिंगल ब्लाइंड में ऐसा मान लो कि किसी को पता हो कि अरे ये तो डॉक्टर मुझे प्लेसिबो दे रहा है। प्लेसिबो क्या होता है बेटा, इस पे भी सवाल आ चुका है। जिसका ना कोई इफेक्ट नहीं है एस्टेब्लिश्ड उस चीज के अंदर। जनरली जैसे मैंने आपको कहा होगा, सूजी, सूजी होती है ना खाने वाली वो, तो लोग उसको भर के कैप्सूल में दे देते हैं। ठीक। तो वो पाउडर जैसी लगती है, आयुर्वेद के चूरन जैसे होते हैं, ऐसी लगती है देखने में। पेशेंट ओपन भी कर ले, कई बार गलती से ओपन हो गया तो ऐसे लगेगा कोई ड्रग है वो। तो वो दे दी एक तरफ, अपनी ड्रग दे दी किसी पेशेंट को, तो उसको पता नहीं होता कि प्लेसबो इफेक्ट है। कई बार जैसे मान लो कि इंडाइजेशन है किसी को, एक को आप प्लेसबो दे दो, वो सूजी दे दो, एक को सच में मान लो हिंगवास्टक दे दिया आपने रख के मान लो, तो हिंगवास्टक वाले को रिजल्ट आया सही है। लेकिन हो सकता है कि जिसको आपने सूजी दी हो ना, वो भी यही बताया कि हाँ बहुत आराम हो गया खाने के तुरंत बाद, अब बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ। तो उसको हम बोलते हैं प्लेसबो इफेक्ट, कि कोई रोल नहीं है उसका, लेकिन पेशेंट बता रहा है। ठीक है। तो सिंगल ब्लाइंड तो हुई, सब्जेक्ट को पता ही नहीं उसे क्या दिया जा रहा है। ठीक है। तो वो ये नहीं कर सकता कि आपको झूठ बोलने लगे आगे कि मुझे फायदा कर रही है वो ड्रग, अगर उसको पहले ही पता चल गया कि ये ड्रग दी जा रही है अच्छी, तो वो कह सकता है आगे कि हाँ मुझे अच्छा फायदा है। या जिसको सूजी दे रहे हो, तो वो आगे क्या कहेगा, आपको क्या लगता है, उसे पता होगा कि तुझे सूजी दी जा रही है, तो क्या बोलेगा आगे, बोलेगा मुझे कोई फायदा ही नहीं हुआ, चाहे बिल्कुल ठीक हो जाए तब भी नहीं बोलेगा। क्लियर। तो ये होती है सिंगल ब्लाइंड। एक होती है डबल ब्लाइंड, कि आपको भी नहीं पता आप क्या दे रहे हो, आपके ऊपर भी कोई है जो आपको मॉनिटर कर रहा है, ना आपको पता ना आपके पेशेंट को पता है। और एक होती है बेटा ट्रिपल ब्लाइंड। ये जाहिर सी बात है, सबसे अच्छी हो गई। तो इसमें ना तो सब्जेक्ट जानता है, ना रिसर्चर जानता है, ना ही मॉनिटरिंग कमेटी जानती है। ठीक है। उन्होंने भी कुछ ऐसा कर दिया, रेंडमाइजेशन करा दिया कहीं से, कोई चेयरपर्सन बना दिया, उससे कह दिया कि जब स्टडी कंप्लीट हो जाएगी ना हमारी सर, हम आपको बुला लेंगे। जैसे मान लो हमारी कमेटी थी इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी, उसका चेयरपर्सन बाहर का था ना, तो मान लो हमने उसको कह दिया कि सर हम आपको बुलाएंगे, तो जब आप आओगे ना फिर आप ओपन कर देना इसको क्या था। तो हमारे इंस्टीट्यूट में किसी को नहीं पता है कि हमारा डॉक्टर क्या दे रहा है, ना हमको पता, ना हमारे डॉक्टर को पता, ना पेशेंट को पता। क्लियर। तो ये है ट्रिपल ब्लाइंड स्टडीज। तो नो वन नोज अबाउट द ट्रीटमेंट। क्लियर। आगे देखिए, रैंडमाइजेशन। अच्छा, किसी को समस्या तो नहीं है ब्लाइंडिंग समझने में, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है वो, पता होनी चाहिए। ठीक। आगे देखो, रैंडमाइजेशन पढ़ तो चुके हैं और थोड़ा बहुत लिखा है कि टेकिंग सैंपल या सब्जेक्ट्स विदाउट प्री डिसाइडेड अप्रोच, कि पहले से नहीं बताया, हम डिसाइड नहीं करके बैठ रहे कि इसको क्या देंगे। फर्स्ट आरसीटी वाज डन बाय एबी हिल, इनका नाम याद रखोगे, पूछा जाता है। 1948 में दुनिया की पहली जो आरसीटी स्टडी हुई थी, 1948 बाय एबी हिल। नेक्स्ट, कुछ एरर्स होती हैं रिसर्च में या कुछ बायसनेस होती है, तो कह रहे हैं ये क्या क्या होती है। तो अननोन एरर्स ड्यूरिंग रिसर्च वर्क, तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 मेन है। टाइप 1, टाइप 2 उनके पर्याय याद कर लोगे। टाइप 1 को अल्फा एरर्स भी कहते हैं, टाइप 2 को बीटा एरर्स भी कहते हैं। मतलब क्या है वो समझ लो। मैंने आपको बताया कि जैसे मेरी ड्रग थी, मान लो मित्र पंचक योग था मेरा, तो मुझे लगता है कि वो अच्छा काम करेगा किसी बीमारी में, डिजीज में, विटिलिगो में। लेकिन मैं कैसे शुरू करता हूँ रिसर्च, निगेटिव लेके, बताया था ना आपसे कि हम ये करके स्टडी करेंगे कि मित्र पंचक योग का कोई इफेक्ट नहीं है ट्रीट करने में विटिलिगो को। और एक रखेंगे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वो होगी कि मित्र पंचक योग बड़ा अच्छा काम करता है विटिलिगो को ठीक करने में। ठीक। तो हम क्या चाहते हैं फाइनल रिसर्च के एंड में, मैं क्या चाहूंगा कि जो सेकंड वाली बात है ना, वो सही निकल जाए, मतलब जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ ना, वो गलत साबित हो जाए, ये तो चाहूंगा मैं। मुझे बात समझ में आ रही है, क्योंकि मैं नल हाइपोथेसिस लेके चल रहा हूँ ना, मैं निगेटिव हाइपोथेसिस लेके चल रहा हूँ कि मित्र पंचक योग विटिलिगो में अच्छा काम नहीं करता, मैं ये बात कह रहा हूँ। तो अब बताओ मैं क्या चाहूंगा, ये सही निकले बात या गलत निकले, ऐसे बताओ। गलत निकले। गलत निकले। क्लियर है ना, क्योंकि मैं तो यही चाहूंगा ना कि ये बात गलत निकलेगी तो मेरी बात ठीक होगी, मतलब ये मतलब हुआ ना। तो वही कह रहे हैं कि एरर्स क्या होती है। टाइप 1 एरर होती है अल्फा एरर, रिजेक्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस, कि हकीकत क्या थी कि मित्र पंचक योग ने काम ही नहीं किया बीमारी के ऊपर, लेकिन मेरा मन तो मानने को तैयार नहीं है। ठीक है। तो रिजेक्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस, मैंने क्या कर लिया, मैंने रिजेक्ट कर दिया उसको, नल हाइपोथेसिस, जबकि वो सही थी, मतलब वो बात ठीक निकली कि आपका मित्र पंचक योग काम नहीं कर रहा। लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकता, ये तो मेरे लिए गलत हो जाएगा, मेरी ड्रग का कोई फायदा नहीं निकला फिर तो उसका मतलब। तो आप बस याद रख लो, समझ गए हो अगर तो। टाइप 1 या अल्फा एरर्स क्या है, रिजेक्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस।
आपने रिजेक्ट कर दिया जहां नहीं करना था। और टाइप 2 क्या है? बीटा एरर, नोट रिजेक्टिंग फॉल्स नल हाइपोथेसिस। ठीक है, पिछली बार तो रिजेक्ट कर दिया वो नल हाइपोथेसिस को, जबकि वो ट्रू थी। अब क्यों यार आप रिजेक्ट नहीं कर रहे हो जबकि वो फॉल्स है? उसे रिजेक्ट करना चाहिए था। क्लियर? तो ये टाइप 1 टाइप 2 है। टाइप 3 में कह रहे हैं कि आप प्रॉब्लम ही रॉन्ग सॉल्व कर रहे हो। नहीं है वो अनुपम मित्तल बोलता है कई बार, भाई तुम गलत प्रॉब्लम सॉल्व करने निकल गए हो। शार्क टैंक वाला जो है, उसका ये फेमस है ना, उसमें एक नमिता वो बोलती है, दिस इज नॉट माई एक्सपर्टीज। और उसका है कि तुम रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तो आगे चलोगे तो टाइप 3 ये थी, रिजॉल्विंग रॉन्ग प्रॉब्लम। आगे चलो, फार्माकोविजिलेंस, तो रिपोर्टिंग ऑफ एडवर्स इवेंट्स। तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक ड्रग का साइड इफेक्ट नहीं होता या कोई एडवर्स इवेंट्स नहीं होते, कभी होते हैं। ठीक है, क्या होता है? जैसे मान लो मैं बाकुची की अपने ड्रग की बात करूं अगर, तो बहुत सीवियर इन्फ्लामेशन हो जाता है कई बार। कई बार पेशेंट आपके पास भी आते होंगे, आयुर्वेद की ड्रग के बारे में बोलते होंगे कि सर जब से मैंने आपकी ड्रग शुरू की है, कि अभी पत्तीकर चूर्ण ही दिया मान लो आपने किसी को, वो बोलेगा जब से ये शुरू की है तब से ना मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये कुछ भी आगे बता देगा, अब क्या कहोगे? या तो लड़ाई लड़ने लगो उसके साथ, कि हो ही नहीं सकता, आयुर्वेद की ड्रग का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, है ना। तो होता क्या है, उसको नोट कर लेना है। और मान लो सेम फाइंडिंग 50 जगह से आ जाए, तो मानना पड़ेगा ना फिर क्या हो रहा है उससे कुछ। तो ऐसे ही होता है कुछ ड्रग्स की वजह से। ठीक है, मान लो कैल्शियम कैल्शियम खिला रहे हो किसी को, या मान लो किसी को बहुत ज्यादा आपने गोल्ड की प्रिपरेशंस दे दी, तो क्या हो सकता है? रीनल टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो हो सकती है चीजें ठीक से नहीं यूज हुई, ठीक से नहीं बनी, तो मिलती हैं। क्लियर? तो पहले तो ये जान लोगे कि आयुर्वेदिक ड्रग का साइड इफेक्ट हो सकता है। हाँ हो सकता है अभी, है ना। कब होगा? जब ठीक से ना यूज की जाए, सीधी सी बात है। तो एक यहाँ नाम देख पा रहे हो, CDSCO, नाम पीछे पढ़ा चुका हूं मैं आपको। तो ये कह रहे हैं फार्माको विजिलेंस कर रहा है सिंस 2003, ये संस्था जो है। दूसरा, WHO पब्लिश्ड गाइडलाइंस फॉर सेफ्टी ऑफ हर्बल ड्रग्स इन 2004। WHO ने भी कुछ गाइडलाइंस दी हैं, जिसमें आप जैसे वो पढ़ लेते हो कि मरकरी की मात्रा जो है 1 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसी बहुत चीजें हैं, है ना। वो सब इसी में आती हैं, गाइडलाइंस से हैं। इनिशियली जामनगर था इसका जो एपिक सेंटर था, जहाँ सारी इंफॉर्मेशन ये स्टोर होती थी। लेकिन अभी जो है अय्या, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये इस काम को करता है। जो इसका मेन जो सेंटर है हमारा, सुप्रीम सेंटर इसको आज की डेट में जो कर रहा है फार्माको विजिलेंस को, वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कर रहा है। आपको ये आंसर लगाना अभी एग्जाम में आया तो, AII है। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो रिसेंटली ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है, मेडिकल ऑफिसर एग्जाम में पूछा गया था ये तो, कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स से क्या समझते हो। तो ये एक्सप्लेनिंग थिंग्स एट मोलिकुलर लेवल, मतलब किसी मेडिसिन को, किसी प्लांट को, उसकी जो कंपोनेंट्स है उसको तो मोलिकुलर लेवल पे समझा देना, बता देना। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? तो ये है मोलिकुलर इन्फॉर्मेशन, ऐसा कह लो आप, किसी ड्रग की मोलिकुलर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इन इंडिया अराउंड। सर हाँ बेटा। सर अभी आपने जो 1 ppm वाला एग्जांपल दिया है सर, वो तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आता है ना? हाँ नहीं आता तो है, लेकिन बात क्या है कि हर्बल ड्रग्स से बात कर रहे हैं कि उनमें क्या क्या चीजें आप ख्याल रखोगे, क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, तो उसमें सारी चीजें आ जाएंगी ना, जितनी भी दुनिया भर में गाइडलाइंस है, जितना भी आयुर्वेद में कहीं पढ़ते हो आप, जो भी सेफ्टी बताई गई है, तो वो सारी आ जाएंगी। वो ठीक है, ड्रग कॉस्मेटिक के अंतर्गत है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आता तो उसी में है ना, कि आप किस तरह हर्बल ड्रग्स को ठीक रखोगे, तो आपको क्या क्या चीज ध्यान रखनी है। या हर्बो मिनरल ड्रग में कह लो, अगर मरकरी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मैं WHO डिसाइड करता है, क्योंकि बात क्या है कि दुनिया के जितने कंट्रीज हैं वो WHO की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। वो इसलिए नहीं कोई ड्रग लेते कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप ले लो, नहीं। वो WHO जब कहता है उनको कि हाँ ये ड्रग सेफ है ना, स्टडी हो चुकी है या इनमें हम ध्यान दे रहे हैं, ये चीजें नहीं है, तब वो लेते हैं। ठीक है, वो WHO के पैरामीटर्स को मानते हैं कि आप क्या कहते हो, ये चीज इतनी मिली इनके इस ड्रग के अंदर होनी चाहिए या नहीं। WHO ने कहा नहीं ज्यादा है, तो ठीक है भाई, तो फिर वो बैच लौटा दिए जाते हैं। आगे इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आयुर्वेदिक ड्रग जो है एक्सपोर्ट अभी बहुत ज्यादा होती है, आपको पता होगा चाइना नंबर 1 है। पता है आपको, आयुर्वेदिक ड्रग एक्सपोर्ट करने में चाइना नंबर 1, इंडिया नहीं है। ठीक है ना। तो वो इसीलिए था कि उन्होंने सब ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा किया हुआ है, और हमारा बहुत खराब था डॉक्यूमेंटेशन, अब अच्छा हो रहा है धीरे धीरे। तो खैर वापस आगे चलते हैं। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में यही है कि प्लांट्स की मॉलिक्यूलर इन्फॉर्मेशन जो है, और लगभग 20,000 कह रहे हैं मेडिसिनल प्लांट है जिनकी इन्फॉर्मेशन हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, उनके बारे में हम जानते हैं उस लेवल पे। तो डेटाबेस तैयार किए गए इस इन्फॉर्मेशन के आधार पे, जैसे आप रिसर्च जो भी करते हो वो यहाँ पे जाके स्टोर हो जाती है। कुछ ऑनलाइन आपको ये सर्च इंजन मिल जाएंगे कुछ।
तो पबमेड है, मेडलार्स ऑनलाइन, स्कोपस है, एल्सेवियर डेविडसन जो पढ़ते हो वो भी इसी की है। गूगल स्कॉलर, ये जैसे आपका गूगल का खुलता है ना, इसी तरह से गूगल पे जाके आप सर्च करोगे गूगल स्कॉलर, तो इसी तरह से एक अलग पूरा पेज खुल जाएगा। तो उसी तरह सर्च आता है वहाँ पे, वो रिसर्च पेपर ही आते हैं वहाँ। तो गूगल स्कॉलर है। तो यहाँ पे कह रहे हैं डेटाबेस के कुछ इंफॉर्मेशन के सोर्स हैं, कुछ डेटाबेसेस हैं, नाम देख लेना आप लोग, कुछ खास बात नहीं है। आगे देखोगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, तो ये है राइट्स ऑफ द वर्क। ठीक, कि किसी का काम आपको पता चला कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है, आपने तुरंत जो है उसके नाम से अपना काम शुरू कर लिया। जैसे मैं यहाँ का बताऊँ अगर, तो गरम धर्म रेस्टोरेंट है धर्मेंद्र का यहाँ पे, गाजियाबाद मोहन नगर में। तो यहीं मेरठ में NH 34 पे एक ने और खोल दिया, गरम धर्म। तो आज ही मैंने देखा कि उसने जो है नाम क्या कुछ और जोड़ दिया आपने अभी, पता नहीं क्या लिख दिया, तो वो कुछ हुआ होगा उनका केस ऐसा। तो लोग ये करते थे कि आयुर्वेदिक ड्रग है, मान लो कि हरिद्रा है, हम जानते हैं कि डायबिटीज पे काम कर रहा है, या शहद हम लोग इस्तेमाल करते आए, हमने कहा कि उन्हें डायबिटीज पे इसका इफेक्ट है। तो दुनिया में किसी कोने में उनको तो नहीं पता ना, तो उन्होंने क्या किया कि उस पर अपना काम शुरू कर दिया साइड में, डायबिटीज के ऊपर। रिजल्ट मिल गए, मिलना ही थे, हम तो पहले से यूज कर रहे हैं, हमको पता ही है मिलता है। तो उन्होंने वो पेपर अपने नाम से पब्लिश करा दिया, उसके लिए राइट्स डाल दिए अपना कि भाई हमारा काम है ये, आज के बाद कोई भी यूज करेगा तो हमें उसकी रॉयल्टी देनी पड़ेगी, या जो भी है पैसा देना पड़ेगा। फिर देखा गया कि इंडिया में तो पहले ही हो चुका है काम, है ना। तो उसके लिए फिर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आए कि भाई ऐसा है जो काम किसी और ने कर लिया है और उसके पास प्रूफ है अगर इस चीज का कि उन्होंने किया है वो काम, तो आप उसको नहीं ले सकते, वो चोरी मानी जाएगी। अब ये कैसे पता चले क्या क्या कर चुके हैं लोग पहले। अब इंडिया जैसे कंट्रीज जो कम इन चीजों को, खासकर आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो हम लोग डेटा स्टोर नहीं करते थे ऑनलाइन कहीं इस तरह का। तो इसके लिए एक संस्था बनाई गई हमारी, TKDL। अभी आगे पढ़ाऊंगा इसके बारे में, ठीक है, TKDL। ट्रेडिशनल नॉलेज लाइब्रेरी। हाँ बेटा। तो इसमें क्या है, इसमें आयुर्वेद की पूरा इन्फॉर्मेशन, हमारे जो पेपर्स हैं, हमारे जो ड्रग्स हैं, हम कैसे यूज करते हैं, कि दादी माँ के नुस्खे उसके सब कुछ, कहने का मतलब कि भाई हम जानते हैं ड्रग ऐसे काम में आती है। अगर आपने इसको यूज किया कि हमारी ड्रग है, मैंने काम किया, तो गलत बात है। ठीक है, तो अब ये चोरी नहीं होती है, ये दुनिया में चोरी पहले बहुत हो रही थी, वापस आ जाता है। तो सर इंटेलेक्चुअल जैसे प्रॉपर्टी, हल्दी का patent हमारे पास नहीं है, वो हल्दी का पेटेंट यूएस के पास है, हमारे पास नहीं बेटा, उसमें ऐसा है कि दुनिया वो ना केसेस चलते हैं, है ना, इंटरनेशनली कुछ केस चलते हैं, जैसे इंडिया में नहीं होते, वो सिंगापुर में इंटरनेशनल जो इसका कोर्ट है वहाँ पे केसेस चलते रहते हैं। तो कई चीजें ऐसी हैं, वो पता सबको है, मतलब वो भी एक टाइम के बाद छोड़ देंगे इस चीज को, क्योंकि पता है कि अब पूरी दुनिया जानती है, तो चीजों में फिर यही होता है कि इमेज खराब होती है। तो मुझे नहीं पता करंट क्या चल रहा है अभी उसमें, लेकिन वो इंडिया की जो चीजें अभी इंडिया की हैं, अब उस तरह की चोरी नहीं होगी, है ना, वो नहीं होती हैं फिर चीजें। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट्स होते हैं, वहां ऐसे मामले सुलझाए जाते हैं। तो भारत तो ये कहेगा हमारा है, अमेरिका ये कहेगा हमारा है। ठीक, तो खैर वापस आ जाओ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो राइट ऑफ द वर्क किसके पास है, तो WIPO, वीपो करके बोलते हैं इसको, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये देखता है दुनिया भर के जो भी इस तरह की चीजें आती हैं। इन इंडिया पेटेंट सिस्टम वर्किंग सिंस 1999। इस पे सवाल शायद आ चुका है, मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ध्यान है कि शायद आ चुका है, कब से इंडिया में जो पेटेंट अथॉरिटी काम कर रही है, 1999 से काम कर रही है। हमारे ऑफिसेस कहाँ कहाँ हैं, तो चेन्नई, कोलकाता, न्यू दिल्ली, मुंबई। तो ये न्यू दिल्ली मुंबई तो याद ही रह जाएंगे सबको शायद, है ना, एक आर्थिक राजधानी है और एक वैसे राजधानी है हमारी। बाकी चेन्नई, कोलकाता और है। तो इन चार जगहों पे हमारे पेटेंट ऑफिसेस हैं। पेटेंट जो है ड्रग के लिए स्पेशली यहाँ बात करें, 20 साल के लिए दिया जाता है, 20 ईयर्स, उसके बाद पब्लिक डोमेन में ओपन कर देते हैं। अगेन मैं आपको बता दूं, जो हम बात करते हैं एथिकल और जेनरिक मेडिसिन की, वो यही अंतर होता है कि कोई कंपनी आती है इंडिया में अपनी दवा बेचना चाहती है, तो वो क्या करती है, 20 साल के लिए पहले पेटेंट लेती है। उस पेटेंट की शर्तों में होता है कि 20 साल के बाद अब ये ड्रग अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हमको सारी कंपनीज को आपकी जो टेक्निक है बनाने की, या जो भी आपका सीक्रेट फॉर्मूला है, वो बता देना चाहिए कि कोई भी कंपनी बनाने के लिए एलिजिबल है, तो गवर्नमेंट उसको ओपन कर देती है। जैसे पैरासीटामोल जैसे ड्रग्स हैं, तो कोई भी कंपनी बना लेती है, इसलिए सस्ती मिलती है आपको। ठीक है, जब शुरू में कोई कंपनी बनाती है और पहली बार लाइसेंसिंग करती है उसकी, तो बहुत महंगी बिकती हैं वो दवाइयाँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने R&D की होती है, उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया होता है। तो रिसर्च कई बार बहुत लंबी होती है, बहुत पैसा खर्च हुआ होता है, तो कंपनियां वो पैसा पूरा करती हैं अपना इस पेटेंट पीरियड के अंदर। ठीक है, उसके बाद या तो उसको, अगर गवर्नमेंट ने मान लो ओपन कर दिया, तो अब क्या करेंगे,
कि मान लो पहले अमेरिका की कंपनी थी, अमेरिका में बैन हो गया है, वहां पे जेनरिक में आ गई, तो वो इंडिया जैसे देशों में आ जाएंगे। फिर यहाँ पे भी मान लो समय के साथ लोगों ने कहा कि भाई इसके तो साइड इफेक्ट हैं, ठीक है, यहाँ भी जेनरिक में आ गई और साइड इफेक्ट कुछ पता चल गए, तो क्या करते हैं, और जो नीचे कंट्रीज हैं कुछ ऐसे कि जहाँ अभी बहुत पीछे चल रही है दुनिया, जैसे अफ्रीका, ठीक है, तो ऐसे देशों में चले जाके वहां पे फिर पेटेंटिंग करा लेते हैं। तो ऐसे करती हैं ज्यादातर कंपनियां जो काम करती हैं। खैर, तो पेटेंट जो है 20 साल के लिए दिया जाता है। आगे देखोगे, अब पेटेंट भी अलग अलग फील्ड में दिया जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यहाँ पे लिखा है, और ये किसके साथ रिलेटेड है, तो एक वर्ड हम पढ़ते हैं पेटेंट, तो कह रहे हैं पेटेंट कहाँ मिलता है, इंडस्ट्रीज को मिलता है ना। कोई ड्रग बनाती है कंपनी, कोई केमिकल ऐसा बनाते हैं, वो घर में आपने देखा होगा, ये टॉयलेट क्लीनर है या इस तरह की चीजें आते हैं, है ना, तो उनमें कोई लागत थोड़ी होती है। तो किसी को पता है कि ऐसे क्लीन हो जाएगा, अब वो चाहे 200 का बेच रहा है मार्केट में एक बोतल बना के, वो पानी ही तो होता है उसमें और कुछ थोड़ी होता है, कोई 1000 का बेच दे। तो वो केमिकल्स के लिए दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, किसी ने कोई नया इनोवेशन कर लिया तो वो पेटेंट है। तो आपको याद रखना है पेटेंट इंडस्ट्रीज को मिलता है, ऐसा याद रखना है आपको। कॉपीराइट मिलता है ऑथर को, ठीक है, जितने सिंगर होते हैं मूवीज वूवीज चुरा लेते हैं, वो प्रीतम के ऊपर आरोप लगते रहते हैं कि कोई गाना उठा लिया बाहर से ना, म्यूजिक ले लिया उसका पूरा, तो वो कॉपीराइट होते हैं। तो सॉफ्टवेयर में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर तो यहाँ मिलता है। फिर एक होते हैं ट्रेडमार्क्स, वो क्वालिटी एश्योरेंस के लिए दिए जाते हैं। जैसे आप बहुत सारी चीजें खरीदते हो, जो इंडिया में बात करते हैं आईएसआई मार्क है। आईएसआई मार्क का मतलब ये होता है, जैसे हेलमेट के बारे में आपने सुना होगा कि पहले लोग कैसा भी हेलमेट पहन के घूमते रहते थे, एक्सीडेंट हुआ पता चला हेलमेट टिका ही नहीं, हल्की सी चोट लगती, पहला काम ये हुआ हेलमेट टूटा और डेथ हो गई। तो फिर ये हुआ कि नहीं भी, कम से कम आईएसआई मार्क वाले ही चलेंगे। अब चालान है, अगर आप बिना आईएसआई मार्क का हेलमेट पहन के चला रहे हो बाइक वगैरह, तो चालान कट सकता है, यानी कि हेलमेट पहना नहीं कटेगा, कट जाएगा। तो आईएसआई मार्क होना चाहिए। तो वो ट्रेडमार्क्स होते हैं जो क्वालिटी एश्योरेंस देते हैं आपको, वो किसी भी इंडस्ट्री में मिलता है। क्लीन। आगे देखेंगे, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ये कहाँ पे है, टीकेटीएल, तो ये गाजियाबाद में है। तो ये वही है हमारा डेटाबेस आयुर्वेद का। अच्छा, इसमें भी समस्या आई। अब ये हुआ कि भाई चलो हिंदी वाले तो सब जानते ही हैं, आयुर्वेद के बारे में पढ़ लेंगे, ऑनलाइन पढ़ लेंगे। अब मान लो कोई जापानीज बंदा है, जापान का रहने वाला है, उसको तो नहीं पता। कोई फ्रेंच है, ठीक है, उसको नहीं पता। मान लो स्पेन का रहने वाला है, स्पेनिश है, उसको नहीं पता। अंग्रेज है कोई, उसको नहीं समझ में आ रहा है ना, कोई जर्मन है, उसको नहीं समझ में आ रहा है। तो हमने क्या किया, दुनिया में जो लैंग्वेजेस काफी बोली जाती हैं, चाइनीज शायद हम हमारी लड़ाई है इसलिए शायद नहीं लिखी होगी इसके अंदर, तो खैर जो बेसिक 5 लैंग्वेज ली, वो जैपनीज वो वैसे भी नहीं मानता ना, उसको करना होगा तो करेगा ही। तो जैपनीज है, स्पेनिश है, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, तो इन 5 लैंग्वेज के अंदर हमारा डेटाबेस जो है वो सपोर्ट करता है कि भाई आपको नहीं समझ में आता क्या है ये, तो अपनी लैंग्वेज में डाल के देख लो, या शायद उनके यहाँ जो भी बोलते होंगे पता नहीं मुझे, कि वो टर्म आप डालो तो आपको मिल जाएगा कि इंडिया में काम हुआ है नहीं हुआ, हुआ है तो क्या क्या हुआ है। क्लियर। तो टीकेडीएल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स है, फुल फॉर्म ऊपर लिखी है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ है, गाजियाबाद। डेटा 5 लैंग्वेजेस के अंदर है, एटलीस्ट आपको नंबर याद होना चाहिए, 5 लैंग्वेजेस के अंदर है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसका, एक तो फुल फॉर्म और कहाँ पे है, बता दिया मैंने, गाजियाबाद। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कब एस्टैब्लिश हुआ था ये, 2001 में, प्लस किसने किया, ये ज्यादा जरूरी है। तो सीएसआईआर एंड आयुष, आयुष की जगह आपको क्वेश्चंस में कहीं कहीं सीसीआरएस लिखा मिल सकता है, तो आप समझ सकते हो, है ना। आने वाले टाइम में मान लो सीसीआरएस ना दे, और कुछ एक नाम दे सकता है, मान लो कोई एनसीआईएसएम लिख दे, मेरी बात समझ रहे हो ना। तो वो कुल मिला के आयुर्वेद कहना चाह रहा है कि सीएसआईआर और आयुर्वेद में, तो आयुर्वेद की जो भी हमारी संस्थाएं हैं सबसे बड़ी, तो सीसीआरएस है मेनली रिसर्च के साथ जुड़ी हुई है हमारी संस्था। लेकिन कोई कल को एनसीआईएसएम लिख दे, मान लो, नहीं, बात समझ रहे हो मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ, कि सब भंग हो जाए, आयुर्वेद की जितनी भी संस्थाएं हैं सब एनसीआईएसएम के अंडर आएंगे आज की डेट में, तो उस तरह भी कोई दे सकता है, तो देख लेना। तो सीएसआईआर एंड आयुष डिपार्टमेंट, आयुष डिपार्टमेंट का मतलब सीसीआरएस ही समझना आपको बेसिक हमेशा, क्योंकि रिसर्च वाला हमारी यही विंग है आयुर्वेद की। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नहीं। चलो मैं अगला भी पूछ लेता हूँ, फिर कहीं टाइम खत्म हो जाए। वो टेस्ट सबने दे दिया, कोई समस्या तो नहीं लगी, मिल गया इजीली? ठीक है मुस्कान, नए क्वेश्चन थे, वही क्वेश्चन थे? हाँ सर, पुराने थे बट नए क्वेश्चन भी थे, बट सर उसमें मतलब मेरे को थोड़ा डाउट हो मुझे वो पेपर नहीं चाहिए, क्वेश्चंस में क्योंकि डाउट? इतने गलत नहीं हुए मेरे पेपर। अच्छा, ज्यादा यस सर। ज्यादा गलत हुए क्वेश्चन, ये कहना चाह रहे हो? मतलब ये तो बोल ठीक है, रहा है कि ज्यादा गलत है बट मेरे इतने होने नहीं चाहिए।
ठीक है, वो तो देख लेंगे, कोई बात नहीं, डिस्कशन बात हो जाएगी। कुल मिला के टेस्ट हो गया लेकिन, है ठीक है। यस सर, लेकिन वो पेपर शो नहीं हो रहा है, मतलब उसमें सिर्फ परसेंटेज बता रहा है कि इतनी परसेंटेज है। अच्छा, फिर से वो रिजल्ट जैसे नहीं? पुराने जो मॉक टेस्ट में जो मॉक अच्छा टेस्ट में जो पेपर डाल रहे थे वो शो हो रहे हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस टेस्ट में आ रहे हैं वो शो नहीं हो रहे हैं। चलो, ये बात कर लेते हैं बेटा, ये बात तभी ठीक होगी ना, देखो रिसर्च यही तो होता है। ये क्या है, ये रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव, ये प्रोस्पेक्टिव रिसर्च है, आप लोग बताओगे तो चीजें होंगी। अब वो एक चीज हमने सही कर ली, अब ये गलती है, वो तो कह देता है कि सर आप बताओ मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन मैं बताऊं तो तब ना जब मुझे पता चलेगा। ठीक है, अभी ये नई चीज पता चलेगी, ये गड़बड़ गड़बड़ हो रही है, मैं ये बताऊंगा उसको, तो धीरे धीरे होकर ठीक हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, टेस्ट दे दिया, अच्छी बात है। देखो चलो आगे वापस। तो 2001 में CSIR और आयुष इन्होंने मिलके ये बनाया जो पोर्टल है पूरा। नेक्स्ट देखोगे, स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, डिस्क्राइबिंग द न्यूमेरिकल डेटा गैदर्ड, कोई खास बात नहीं। वाद मार्क के 44 पद होते हैं, आप जानते हो। ये मॉडर्न कोरिलेशन क्या है कुछ शब्दों का, देख लेना। चलो बता देता हूँ मैं। प्रतिज्ञा क्या होती है, हमारी हाइपोथेसिस। प्रतिस्थापना क्या है, नल हाइपोथेसिस। प्रयोजन क्या है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो मेनली हम इन दोनों की बात करते हैं, एक नल हाइपोथेसिस, एक ऑल्टरनेटिव। नल क्या होती है कि जो मैंने कहा कि मेरी ड्रग काम नहीं करती, और ऑल्टरनेट में रखेंगे हम कि मेरी ड्रग काम करती है। क्लियर। और हाइपोथेसिस यानी कोई भी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अर्थापत्ति, describing how null hypothesis will be rejected or alternate hypothesis is accepted. संशय, प्रोबेबिलिटी, सिद्धांत आप जानते हो, परीक्षकर, बहुविधम, व्यवसाय, नाम, निश्चय। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये सब पढ़ेंगे हम क्या होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये पूछे नहीं जाते। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ। कार्य कारण सिद्धांत क्या है, तो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये कुछ कारण होता है तब वो काम होता है। युक्ति क्या है कि अपनी प्लानिंग करना, सारी स्टडी कैसे करोगे, आगे चलोगे। बायोस्टैटिस्टिक्स यानी साइंस ऑफ वेरिएशन, देखो बहुत जरूरी बात है, याद रखना। बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है मेनली, ये है साइंस ऑफ वेरिएशन। ये वेरिएशन क्या होता है, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ बैठ के, वो ही टाइम है सबके पढ़ने का, सब लोग आप में से पढ़ रहे हो। कोई बच्चा टॉप भी करेगा, कोई बच्चा सिलेक्शन नहीं भी लेगा, ठीक है, सब कुछ होगा। हो सकता है कोई दो लोग बिल्कुल एक जैसा पढ़ रहे हो, साथ साथ ही बैठ के पढ़ते हो, ठीक है, इसके बाद भी रिजल्ट में अंतर आ जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, वेरिएबिलिटी। आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अंतर आएगा, है ना। ये चाहे प्रकृति ने किया हो, चाहे समय की वजह से हुआ हो, पर्टिकुलर डे कोई बीमार हो गया, एग्जाम नहीं दे पाए। अपनी एक स्टूडेंट थी पूनम, शिवांगी शायद जानती होगी, पूनम आर्या शायद करके ना, तो अच्छा पढ़ती थी। तो उसका क्या था कि मतलब समय के साथ चीजें कैसे होती हैं वो बता रहा हूँ मैं। तो उसकी मैरिज का टाइम आ गया, और तभी उसका इंटरव्यू का टाइम था लगभग। तो उसकी बात हुई मेरे से, तो वो बोलती है कि मैं सर इंटरव्यू नहीं देना चाहती हूँ शायद, क्योंकि शादी मतलब उससे जरूरी क्या होता है किसी की लाइफ में, कोई सोचता है कि वही टाइम पड़ेगा। तो उसने पहले ही मूड बना लिया कि मुझे नहीं जाना है ना। लेकिन क्या हुआ, लेकिन बता रहा हूँ, अभी ये आपको ऐसा लग रहा होगा, होती हैं चीजें। अभी भी हमारी एक स्टूडेंट है, वो भी शायद एमओ छोड़ना चाहती है, तो कुछ सिचुएशन बनती हैं, आपको नहीं पता होता। जो चीज़ कई बार हमें इतनी ज़रूरी लगती है ना, उसके लिए हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर एकदम से कुछ ऐसा होता है लाइफ के अंदर कि लगता है कि नहीं कर पाएंगे। ऐसा अपनी स्टूडेंट है एक, और उसके साथ भी ऐसा हो रहा है अभी, ठीक है। तो वो छोड़ रही है ऑलमोस्ट एमओ, तो हो जाती हैं चीज़ें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो लड़की जो छोड़ रही थी, कि यार उसको बाद में वो इंटरव्यू देने गई मेरे कहने से, उसने सब प्रिपरेशन करके रखी, मैरिज के आसपास ही था उसका इंटरव्यू, बिल्कुल वही था, डेट सब तक डिक्लेयर नहीं हुई थी। तो वो लेकिन तैयार ही नहीं थी इंटरव्यू देने के लिए, दिया, उसका हो गया, है ना, अभी ज्वाइन कर लिया। और एक है जिसका हो गया है, सब कुछ हो गया, वो अब नहीं करना चाह रही है ज्वाइन। तो चीजें अपने आप बदल जाती हैं, सब कुछ ठीक होते हुए, कैसे भी होते हुए। तो इसी को बोलते हैं वेरिएबिलिटी। आप तय नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते इसका जवाब तो यही होगा, ये चीज तो ऐसे ही होगी, है ना। कंडीशन सबके लिए अलग होती है, तो वेरिएशन आएगा ही आएगा। तो इसी को हमें स्टडी करना है कि कोई ड्रग हमने दी, सबका क्यों नहीं वो बीपी कम कर रही है, सबका क्यों वो फीवर नहीं उतार रही है, तो कुछ डिफरेंसेस होंगे। औरों पे क्यों जा रहे हो, सभा को देख लो, ये सभा इतना अच्छा पढ़ रही थी, लास्ट से मुझे था कि सभा सिलेक्शन ले जाएगी, 100% है, सच में मुझे ऐसा लगता था। पता नहीं इसको किसने क्या बोला, क्या हुआ, है ना। मैंने इसको पूछा नहीं, इसने बताया भी नहीं, मैं पूछ भी नहीं रहा, बीपी नहीं पूछ रहा मैं। लेकिन ये बहुत अच्छे स्टूडेंट है ना। लेकिन होता क्या है, कई बार हमारे दिमाग में लोग चीजें डाल देते हैं। उड़ीसा में आपको उदाहरण देता हूँ, दोनों एग्जाम निकाले उसने, एमओसीएच छोड़ा, सभा भी जानती होगी उसको, एमओसीएच छोड़ा उसने। अब उसने
एएमओ का निकाला एग्जाम, यहाँ ज्वाइन कर लिया, गायनी छोड़ा उसने पहले, उसे गायनी मिला एमएस, वो छोड़ा उसने, सोचो। और वो क्या बोल रही थी कि मैं सर मतलब कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, चीजें कैसे होंगी। उसकी कॉलेज से डिग्री ही नहीं मिल रही थी उसको, कॉलेज को मान्यता नहीं थी, है ना, ये हाल था। तो चीजें कैसे होती हैं, कैसे कैसे बदलती हैं, आप क्या सोचते हो पता नहीं होता, है ना, कहाँ लाइफ ले जाती है आगे चल के। तो खैर, आपके सभा निराश नहीं करेगी, है सभा, अभी तो कोई फैक्टर सर नहीं। कर तो रही हूँ, बाकी नसीब है। नसीब तैयारी नहीं, कर तो रही हूँ जितना हो पा नसीब रहा है। नहीं है बेटा, मेहनत है, और तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, है ना। तो मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ कि वो फैक्टर क्या थे या क्या था। अगर कभी कोई ऐसी चीज हो तो जरूर अपने सर से बात एक बार कर लिया करो। हो सकता है मैं सोल्व तो नहीं कर पाऊंगा, देखो, लेकिन बात करेंगे तो शायद कुछ निष्कर्ष निकल जाए। ठीक है, तो सबके साथ होती हैं चीजें, डिस्कशन कर लिया करो, किसी एक से तो करना ही पड़ेगा, और बेहतर ऐसे व्यक्ति से करो जो अपनी फील्ड का हो, कुछ कह सके। खैर, तो यही है बायोस्टैटिस्टिक्स, देख लिया आपने लाइफ, 5-6 लोगों की लाइफ की बात की, अलग अलग चला सबकी लाइफ के अंदर, सिचुएशन सेम है। आगे देखते हैं, एक होती है डेस्क्रिप्टिव, एक कह रहे हैं इन्फ्रेंशियल। तो डेस्क्रिप्टिव में क्या कह रहे हैं कि नंबर्स विच डिस्क्राइब डेटा, जैसे कैटेगरिकल, कॉन्टिन्यूअस, ऑर्डिनल। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज टू नो डिफरेंसेस और एसोसिएशन। ठीक है, मतलब ये एक डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, उसमें नॉर्मली आप बात करते हो कि भाई ये सब लोग जो है इस कैटेगरी में आते हैं, या मतलब एक सिर्फ डेटा को बता देना, है ना। जैसे मैंने कहा ये सब मेरे स्टूडेंट है, तो ये एक मैंने बेसिक डिस्क्राइब कर दिया कि ये बच्चे जो है आयुर्वेद के बच्चे हैं सब, मैं इनको पढ़ाता हूँ, इस तरह वाली बात। एक होती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जहां पे आप स्पेसिफिक कोई रिलेशनशिप की बात करते हो, एसोसिएशन की बात करते हो। ठीक, कि मैंने कहा ये सारे मेरे स्टूडेंट हैं, फिर मैंने कहा इनमें से जो बच्चे डेली 6 घंटा पढ़ रहे थे, है ना, वो देखो सिलेक्ट हो गए, जो 3 घंटा पढ़े वो संघर्ष करके सिलेक्ट हुए, मतलब ऐसा। आप जो रिजल्ट निकाल रहे हो, कहने का मतलब रिलेशनशिप निकाल रहे हो, वो होती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। क्लियर, पूछा नहीं जाएगा आपसे अगेन, ये पूछा जाता है। टाइप ऑफ डेटा, कितने प्रकार का डेटा, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, दो तरह का है। सिंपल सी बात ये है, क्वालिटी जिसको नाप नहीं सकते, क्वांटिटी जिसको नाप सकते हो, जिसकी यूनिट है फिक्स। तो वही लिखा है, आगे देख लोगे। तो क्वालिटेटिव डाटा को एन्यूमरेटिव डेटा भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे सेक्स, कि मेल है फीमेल है, ब्लड ग्रुप आपका क्या है, ऐसा नहीं होता मेरा तो A+4 किलोग्राम, है ना। सेम टोल शॉर्ट, अब इसमें कंफ्यूज मत होना, देखो लोग टोल शॉर्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। यहाँ बात कर रहे हैं जैसे दो लोग खड़े हैं, तो कह रहे थे ना भाई ये टॉल है, मेरी बात समझ रहे हो। और लोग क्या सोचने लगते हैं कि टॉल तो हम नाप सकते हैं, ये तो 6 फीट का है, वो नहीं, वो तो हाइट है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। जैसे लोग कह रहे थे भाई कि ये टॉल है, ये डॉर्फ है, तो वो डॉर्फ मतलब कितना छोटा है आप नहीं कह सकते ना। कोई टॉल है तो कितना टॉल है नहीं कह सकते, बस आपने कह दिया कि हाँ भाई ये लंबा है, ये छोटा है। और एक होती है हाइट, जहां पे स्पेसिफिक बात करते हो कि ये 6 फीट का है, और ये वाला जो है 2.5 फीट का है व्यक्ति, है ना, तो वो हो गई स्पेसिफिक बात हाइट की। तो ये ध्यान रखोगे, टोल शॉर्ट कहना जो क्वालिटेटिव डेटा है। सेम, किसी को इडियट कह दिया, कितना इडियट है, जीनियस कह दिया, कितना जीनियस है। ठीक, तो ओनली नंबर्स, नो यूनिट्स, वन वेरिएबल, मतलब एक ही वेरिएबल यानी क्वालिटी जो है एक ही क्वालिटी की बात कर रहे हैं, बाकी चीजों की बात नहीं कर रहे हैं हम। एक होता है क्वांटिटेटिव, तो इसको मेजरमेंट डेटा भी बोला जाता है, क्योंकि मेजर कर सकते हो। कैन बी फ्रैक्शनल, जैसे 6.5 फीट, 3.5 फीट, 4.5 फीट। उदाहरण, हाइट है किसी की, वजन है, एचबी परसेंटेज, बीपी कितना है, आईक्यू स्कोर, फिर समझ रहे हो वो जीनियस है। कितना जीनियस नहीं कह सकते, मूवी फ्लॉप हो गई थी जीनियस, बताया नहीं कितना जीनियस है। आईक्यू स्कोर से पता होता है, आइंस्टाइन की बात करते हैं, आईक्यू स्कोर की बात करते हैं, उसे ये नहीं कहते ऐसे कि जीनियस था, ऐसे नहीं। आगे देखो, टाइप ऑफ सीरीज, सिंपल सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है, कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है। चक्कर में मत पड़ो, सिंपल मतलब ऐसे डेटा दे दिया बस। डिस्क्रीट के अंदर कह रहे हैं फ्रैक्शंस नहीं होंगे, दशमलव वाली बातें नहीं होंगी। और कॉन्टिन्यूस के अंदर यही मेन है हमारे लिए, कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होती है, जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यूज भी होती हैं। तो ये कॉन्टिन्यूस है, कोई गैप नहीं है। तो दशमलव वाली हो चाहे बिना दशमलव के हो, सारी आ जाएंगे इसके अंदर। प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी ऑब्टेन डायरेक्टली एंड सेकेंडरी थ्रू सम सोर्सेस। ठीक है,
आगे आ जाओगे वेरिएबल। तो वेरिएबल कह रहे हैं 4 तरह के होते हैं, ठीक है, जो भी चीज बदल रही है मतलब, वो 4 तरह की चीजें होती हैं, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। नहीं ऐसा कोई सवाल पूछा जाता, सवाल ये पूछता है बस डिपेंडेंट के पर्याय क्या है, इंडिपेंडेंट के पर्याय क्या है, वो समझ लो। तो इसको एक ट्रिक की तरह आप याद कर सकते हो, क्योंकि पर्याय पे सवाल आ चुका है, ठीक, अगेन पीएचडी के एग्जाम में आया था, आपके लेवल पे कभी नहीं पूछा गया, इतना डिटेल में नहीं जाता है। तो आप बहुत मेहनत मत करना, जिनको मैं समझा रहा हूँ बार बार बेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लिनिकल जो रिसर्च थी हमारी पेशेंट वाली, वो मैंने आपको स्टेजेस बताई, वो जरूरी बात थी, या फिर कि शेड्यूल्स जो है वो जरूरी बात है, ठीक है, रैंडमाइजेशन क्या होता है, ब्लाइंडिंग क्या होती है, तो वो बहुत जो सुपरफिशियल चीजें हैं आपसे वो पूछी जाएंगी, डिटेल में कोई नहीं जाता है। मैंने पहले ये बड़ा टाइम लेके पढ़ा है, मैंने ऐसे पढ़ा है, 15-15 20-20 दिन दे दिए इसी को,